हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड से रिलेटेड कि जो सेकंड ग्रेड एग्जाम है उसे हम कैसे क्रैक करें, कैसे उसमें अच्छी रैंक लाएं, साथ ही साथ फर्स्ट पेपर को हम कैसे तैयार करें और अगर हमारा सेकंड पेपर एसएसटी है तो उसे हम कैसे तैयार करें। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये आपको सेकंड ग्रेड में बहुत अच्छे मार्क्स भी दिलवाएगा और एक अच्छी रैंक के लिए भी तैयारी करवाएगा। तो देखते हैं इस वीडियो में आपके लिए क्या क्या स्पेशल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि अगर हम सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं तो हमें दो पेपर्स देने होंगे। पहला पेपर हमारा फर्स्ट पेपर है एंड जो दूसरा पेपर है उसे हम सेकंड पेपर के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पेपर में हम एक जीके पेपर को अटेंड करते हैं, जबकि सेकंड पेपर में हम एक सब्जेक्टिव पेपर को अटेंड करते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि फर्स्ट पेपर में हमें 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो पर क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है। इस तरह यहाँ हमें 200 अंक का पेपर मिलता है। तो 100 क्वेश्चन और उसके 200 अंक। क्लियर हुआ? इसी के साथ अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वही पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस तरीके से 300 अंक का पेपर हमें यहाँ देना होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें फर्स्ट पेपर की तो जो हमें 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इनमें से किस तरीके से हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसा हमारा पेपर पैटर्न है, ये सारा डिस्कशन हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, वो है कट ऑफ। आप लोगों ने पिछले कुछ सालों की अगर कट ऑफ पे फोकस किया हो तो ये कट ऑफ 300 अबो है। मैं जनरल की बात कर रही हूँ स्पेशली, कि जनरल की अगर हम बात करें तो उनकी कट ऑफ 300 से ऊपर है। कि टोटल हमारा 500 का पेपर हो रहा है, उसमें से कट ऑफ 300 से 350 के बीच में हमें देखने को मिलती है। तो एक अच्छी तैयारी का जो स्कोर है मैं उसे लेके चल रही हूँ। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल ओबीसी की तो आसपास से ही रहती है, एससी एसटी वगैरह में थोड़ा सा आपको कट ऑफ में कमी देखने को मिलती है, लेकिन एक एवरेज बात अगर मैं आपसे करूं तो 280 से 300 350 के बीच सभी के नंबर होने चाहिए। कि 280 से 350 के बीच अगर आप स्कोर करते हैं अपनी कैटेगरी वाइज तो आप उसमें सेलेक्टेड हैं। और अगर एक पॉइंट ऑफ बात करूं तो 350 नंबर तो हर किसी स्टूडेंट को यहाँ लाने ही चाहिए, जिससे कि क्या हो, उसे एक अच्छी रैंक मिल जाए। अगर हम एक बड़ा टारगेट लेके चलते हैं तो कुछ अगर उसमें कमी भी रह जाए तो हम हमारे लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। तो आप कोशिश करें कि हर कोई सेकंड ग्रेड स्टूडेंट अपना टारगेट बड़ा लेके चले कि मुझे 500 में से 350 या 350 प्लस ही नंबर लाने हैं, उससे कम की मैं नहीं सोच सकता। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आपको पेपर्स में भी उसी अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो यहाँ पर आपको 70% नंबर लाने होंगे। मतलब आपके यहाँ 70 से 75 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको अटेंड करने हैं। नेगेटिव मार्किंग भी अगर हो जाती है तो 70 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आपके बहुत अच्छे होने ही चाहिए। क्लियर? अब इसी तरीके से अगर आप सेकंड पेपर को देखें तो सेकंड पेपर में भी आपको कम से कम 110, 115 या 120 क्वेश्चंस बहुत अच्छे अटेंड करने चाहिए। मिनिमम अगर मैं बताऊं तो आपको 105 क्वेश्चंस तो अटेंड बहुत अच्छे से करने ही हैं, तभी आप सेकंड ग्रेड में सिलेक्ट हो सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा पेपर पैटर्न कि किस तरीके से हमें यहाँ पर क्वेश्चन अटेंड करने हैं और किस तरीके से मार्क्स हमें लाने हैं। क्लियर? अब एक एक पेपर को लेते हुए उसकी फुल ऑन एनालिसिस करते हैं और साथ ही सोचते हैं कि कितना टाइम अगर हम इसको देते हैं तो हम इसमें सिलेक्शन ले लेंगे। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर की कंप्लीट एनालिसिस और इसका ऐसा डीपली स्टडी कि हाँ हम इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लें। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो यहाँ 100 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस तो किसके आ रहे हैं, हमारे जो हमारा करंट अफेयर्स है उसके। तो करंट अफेयर ओनली फॉर किसका पूछा गया है, राजस्थान का। एक प्लस पॉइंट कि ओनली फॉर राजस्थान का आपको करंट अफेयर यहाँ पे पढ़ना है।
तो कुछ स्टूडेंट इन 10 क्वेश्चंस को रेगुलरली पढ़ सकते हैं, मंथली पढ़ सकते हैं कि आज के मंथ की करंट अफेयर खरीद ली, उसे मैं पूरे मंथ इजीली तैयार कर लूंगा। ठीक है, तो आप करंट अफेयर को रेगुलरली भी पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर कभी भी रटना नहीं है, क्योंकि इतना करंट अफेयर है, अगर हम इसे रटने बैठ गए तो ये हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो रटे नहीं, क्योंकि हमें बहुत से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अदर चीज़ें भी हमें पढ़नी है, अदर टॉपिक्स हमें क्लियर करने हैं। तो ओनली फॉर करंट अफेयर्स को या माइंड में रट के बैठने लग गए तो बाकी चीज़ों को हम टाइम कब देंगे। तो करंट अफेयर पढ़ने का जो मेरा तरीका है मैं वो आपको बताती हूँ कि ओनली फॉर आपको क्या करनी है, 1 या 1.5 घंटे की रोज उसकी रीडिंग मारनी है। मिनिमम 1 घंटा कर लीजिए, 1 घंटा आप उसको क्या कीजिए, रोज पढ़ो, ध्यान से उसको बस पढ़ लो। अगर आपकी बुक जो अभी आप करंट अफेयर की रखते हैं उसमें से फिक्स कर लीजिए कि 10 पेज में रोज पढ़ रहा हूँ, बड़े ध्यान से पढ़ रहा हूँ, तो मंथ के लास्ट तक वो जो आपकी मंथली करंट अफेयर की बुक है वो 4 से 5 बार आपकी पढ़ी जा चुकी होगी। और आप सोचेंगे कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब आप आपके पेपर में अटेंड करेंगे तो वो 4 MCQs में से आपको सही जवाब चुनने में मदद कर देगा। और मैं मानती हूँ इतना सफिशिएंट है करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा होने से आप उसे रट भी नहीं पाओगे और क्वेश्चंस भी आपके अटेंड नहीं होंगे। तो ये तरीका बेस्ट है कि आप क्या करें, रोज उसमें से जो आपके पेज डिसाइडेड है उतना पढ़ लें, बड़े ध्यान से पढ़ लें, तो जो भी मोटे मोटे पॉइंट्स रहेंगे वो आपके माइंड में सेट रहेंगे और इससे जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप उसे अटेंड कर पाएंगे। तो मैंने 10 क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी आपको समझा दी है कि जो आपका फर्स्ट पेपर है 10 क्वेश्चन किसके हैं, करंट अफेयर्स के, ओनली फॉर राजस्थान का करंट अफेयर्स है, बड़े ध्यान से उसे पढ़ लें। और मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं खेल से, योजनाओं से। तो ऐसे जो भी आपकी उस समय रणनीतियां चल रही हैं, जो भी राजनीतिक उथल पुथल हुए हैं, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं। खेल का तो कंफर्म है, खेल का एक क्वेश्चन आता है, योजनाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। तो करंट अफेयर्स में इन पॉइंट्स पे आप क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन की बात हमारी कंप्लीट हो गई। इससे आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे हमें 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे किसके, मनोविज्ञान के। कि मनोविज्ञान अकेला हमें 20 क्वेश्चंस देता है, मतलब 40 नंबर के आपको यहाँ क्वेश्चन किसके मिलने वाले हैं, मनोविज्ञान के। मैंने पहले भी मनोविज्ञान के लिए कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा विभाग की रीढ़ की हड्डी है, उसे आप इधर भी हिला नहीं सकते, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। हमें सीधे क्वेश्चंस नहीं मिलते कि ये सिद्धांत किसने दिया है या फिर ये सिद्धांत किस पे अप्लाई किया गया था। अगर ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, कौन सी सन में दिया गया था, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कम, 2 या 3 ही हमें देखने को मिलेंगे। या फिर टोटली 18 क्वेश्चंस में मान के चलूं तो 18 क्वेश्चंस जो हैं वो व्यवहारात्मक होंगे, मतलब अप्लाइड होंगे, किसी ना किसी पॉइंट से उन्हें जोड़कर समझाया गया होगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि मनोविज्ञान को आप दिमाग खोल के पढ़ें, उनको कनेक्टेड करके पढ़ें। जैसे मैं बात करूँ, एक टॉपिक अधिगम है, तो अधिगम आप कैसे पढ़ रहे हो, आप लर्निंग कैसे कर रहे हो, अगर उन सिद्धांतों को आप अपने ऊपर अप्लाई करें तो आप कैसे उसको अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो, कैसे अपनी मेमोरी से उसे जोड़ के पढ़ सकते हो, कैसे सिद्धांत हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, रोज उन्हें रटते रहिए, हाँ ये सिद्धांत हैं, ये मुझे इस तरीके से मिले हैं। और साथ ही साथ उसका जो अधिगम का तरीका है, अधिगम की जो प्रणाली है उसे आप पढ़ लीजिए, उसका स्तूप पढ़ लीजिए कि वो मुझे पढ़ने का कौन सा तरीका सही बता रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर किसे दिया गया है कि मैं किसी दूसरे को पढ़ाऊँ तो मैं क्या कर लूँगा, बहुत अच्छे से अधिगम कर सकता हूँ, मतलब अपनी चीज़ को बहुत अच्छे से तैयार कर सकता हूँ। और यही बात मैंने भी आपसे कई बार कही है कि जब हम अपने पढ़े हुए को किसी दूसरे को पढ़ाते हैं तो हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, क्योंकि दूसरे को पढ़ाने से चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। क्लियर। तो मनोविज्ञान को आपको क्या करना है, पूरे ध्यान से पढ़ना है, अपने ऊपर अप्लाई करके पढ़ना है और कनेक्टेड करके पढ़ना है। अधिगम हो गया, वृद्धि एंड विकास हो गया, और मनोविज्ञान की डेफिनेशंस वगैरह हो गई, तो इन पे पूरा फोकस कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन किसके चले गए, आपके करंट अफेयर्स के, और 20 क्वेश्चन किसके चले गए हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के। अब बचे कितने हैं, 70 क्वेश्चन। अब 70 क्वेश्चन की तैयारी आपको करनी है, और इसमें हमारे पास पोर्शंस हैं कुछ गिने चुने। पहला पोर्शन हमारा है राजस्थान का, कि आपको क्या करना है, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है,
राजस्थान की कला एंड संस्कृति पढ़नी है, भारत का थोड़ा बहुत टच है इसमें और विश्व का भी है, साथ ही साथ थोड़ी पॉलिटिकल साइंस भी है। तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो पहले थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। तो राजस्थान की जो अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ 4 सभ्यताएं आपको बड़े ध्यान से पढ़नी है, चारों को आप अच्छे से तैयार कर लें। कुछ वंश दिए गए हैं, जो आपके सिलेबस में वंश दिए गए हैं केवल उन्हीं को पढ़ें, उससे एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का ही राजस्थान यहाँ पे ज्यादा पूछा गया है, तो आप उसी बात पे फोकस करें। आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो सिलेबस में है उस पे फुल ऑन फोकस करें। कला एंड संस्कृति की बात करूं तो आपको आभूषण पढ़ने हैं, रीति रिवाज पढ़ने हैं, साथ ही साथ पेंटिंग्स पढ़नी है। तो हमने ज्यादातर फोकस किस पे किया है कि पेंटिंग का क्वेश्चन तो आता ही है, आभूषण कहाँ पहना जाता है इस पे क्वेश्चन आता है, एक मंदिर कौन सा कहाँ बनाया गया है, वास्तुकला से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस तो ये पूछे जाते हैं। तो जहां पर फोकस ज्यादा है उसे आप भी हाईलाइट करके पढ़ो, ठीक है। और आप इसका पकड़ कहाँ से ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं और आप इसे आरपीएससी की साइट पे जाके भी पढ़ सकते हैं। आपको करना क्या होता है, उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उनमें किस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक नोटबुक में नोट कर लाइए और अपने सिलेबस में उन टॉपिक्स को ढूंढ के और बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आरपीएससी कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट करती रहती है, इसीलिए क्वेश्चंस आपके सॉल्व किए हुए जरूर होने चाहिए। प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप अपने फील्ड में करते हैं उतना ही आप सक्सेसफुल होते हैं। क्लियर? तो एक पॉइंट हमारा ये भी क्लियर हो गया। और विश्व और भारत का जो भूगोल वगैरह इसमें है उसकी स्टडी भी आपको बहुत अच्छे से करनी है। साथ ही हमारा है इसमें पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक। तो पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक में आप इसमें क्या कर सकते हैं, मंत्रिमंडल्स हैं, ठीक है, और राज्यपाल वगैरह हैं तो उनको आप अच्छे से पढ़ लें, संविधान वगैरह है तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ लें। ऐसा करने से आपका फर्स्ट पेपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर के एनालिसिस मैंने आपको एक बार सरसरी नजर से समझा दी है। आप सबके पास पहला काम सिलेबस होना चाहिए। सेकंड ग्रेड की स्टडी को मस्टली बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करने के लिए सबसे पहला काम सिलेबस आपके पास जरूर होना चाहिए। सिलेबस को आपको फुल ऑन फोकस से एक बार पढ़ना है और ऐसा मान लीजिए सिलेबस के पॉइंट्स आपके माइंड में रटे हुए होने चाहिए, जिससे क्या होगा जब भी आप पढ़ने बैठेंगे आपको पता रहेगा कि हाँ ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है, मुझे केवल इस पे फोकस करना है कि गुर्जर जो परिहार है उन्हें मुझे पढ़ना है, ठीक है, मुझे कालीबंगा सभ्यता ही पढ़नी है और मुझे इन प्रजामंडलों को पढ़ना है। तो वो आप पे क्या रहेगा, फुल ऑन फोकस रहेगा कि हाँ मेरे सिलेबस रटा हुआ है इसीलिए मैं केवल इन पॉइंट्स पे ही फोकस कर रहा हूँ। तो पहला काम सिलेबस पढ़ लीजिए, जो भी मैंने अभी आपको बताया उस हिसाब से आप पढ़ाई कर लीजिए। दूसरा आपको रिवीजन करना है और चौथा आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा करने से ही हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? अब कई स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि मैम इसे हम कितने घंटे दें और कैसे पढ़ें। तो स्टूडेंट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। कईयों के पास 12 घंटे का टाइम है, कईयों के पास 8 घंटे का ही है और कईयों के पास 6 घंटे का ही टाइम है। तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई को सेट करिए। जैसे मैं बात करूं ओनली फॉर जिनके पास 8 घंटे हैं, तो मैं ये कहूंगी कि आप अपने सेकंड पेपर को तो क्या कीजिए, 4 घंटे आप किसको दे दीजिए, सेकंड पेपर को, और 4 घंटे ही आप किसको दे दीजिए, आपके फर्स्ट पेपर को। क्लियर हो गया? अब 4 घंटों में से आपको करना क्या है, आधे घंटे रोज क्या करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा, ठीक है, हमारे पास 4 घंटे थे ना, तो 1 से 1.5 घंटा हम क्या कर रहे हैं, हमारा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है। आधा घंटा क्या पढ़ा है, करंट अफेयर्स, 1.5 घंटा हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मनोविज्ञान। अब बचे हैं 2 घंटे। 2 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, एक राजस्थान का इतिहास उठा सकते हैं और दूसरा आप पॉलिटिकल जो टॉपिक्स हैं उन्हें उठा सकते हैं। पहले जब 2 कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर से 2 का जोड़ा बनाइए कि आप भारत का और विश्व का जो भूगोल वगैरह है, जो भी टॉपिक उनके ऐड हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ऐसा करने से आप टाइम को मैनेज कर रहे हैं। एक साथ सभी को स्टार्ट मत कीजिए। जैसे करंट तो रेगुलर चल ही रहा है, आधा घंटा दे रहे हो आप उसे पढ़ने के लिए, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पहले मनोविज्ञान जो हमारा 1.5 घंटे चल रहा था उसमें हम धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, कमी करते जाएंगे, क्योंकि 1-1.5 महीने में
एक डेढ़ महीने में क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान पूरा होता चला जाएगा। फिर आप उसका घंटा 1 कर दीजिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसे रिवाइजेशन पे लाएं, तब आधा घंटा कर दीजिए। और जो टाइम बचता जा रहा है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, आपके अदर टॉपिक्स के ऊपर। तो आप अपने टाइम टेबल को इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे फर्स्ट पेपर का फुल ऑन एनालिसिस कि कैसे हमें करंट अफेयर पढ़ना है, कैसे मनोविज्ञान पढ़ना है, साथ ही साथ जो हमारे टॉपिक्स थे अदर, उन्हें हमें कितना टाइम देना है। तो अगर आप ये फॉलो करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग मैं मान के चल रही हूँ कि 70% क्वेश्चंस तो आप बहुत अच्छे से अटेंड कर ही लोगे। अब बात करते हैं हमारे एसएसटी के जो स्टूडेंट हैं जिनकी बहुत डिमांड है कि मैम हम एसएसटी को कैसे मैनेज करें। तो आज स्पेशली एसएसटी स्टूडेंट के लिए सब्जेक्टिव पॉइंट्स में लेके आई हूं कि अगर सेकंड पेपर में किसी के एसएसटी है तो वो कैसे अपने क्वेश्चन पेपर को तैयार करें। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि जो एसएसटी है उसका जो सब्जेक्टिव पैटर्न है बहुत लेंथी है। आपको 8 सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ने होते हैं। तो आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट के रूप में ओनली फॉर एसएसटी की। एसएसटी की अगर मैं कहूँ तो आपको एसएसटी के भी यहाँ पर 150 क्वेश्चन का पेपर अटेंड करना है और उसी के वही 300 अंक आपको चाहिए होंगे। अब 150 क्वेश्चंस में से जो 20 क्वेश्चंस हैं वो तो क्या है, टीचिंग मेथड के हैं, कि जो टीचिंग मेथड है उसके हमें 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब बच क्या गए, 130 क्वेश्चंस। 130 क्वेश्चंस को हमें 8 सब्जेक्ट्स में से लेना है कि टोटली कितने सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, 8 सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। इन 8 की लिस्ट आपके सामने ये दिख रही है कि पहला हमारे पास क्या है, हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा क्या है, पॉलिटिकल साइंस, चौथा हमारे पास है पब्लिकेट, सोशलॉजी, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये जो हमारा पेपर पैटर्न है ये बहुत ही क्या है, लेंथी है। अब इसे कैसे हम मैनेज करें, कैसे हम इसे पढ़ें, तो वो समझते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सब्जेक्ट को हम क्या दे रहे हैं, 4 घंटे। एक टीचिंग मेथड है, उसे आप डेली क्या कर दें, पढ़ना स्टार्ट कर दें और उसे फिक्स 1 घंटा या आधा घंटा आप दे दें। मैं मान के चलती हूँ कि नया टॉपिक है, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो स्टार्टिंग से इसे आप क्या कर सकते हैं, 1 घंटा दे सकते हैं। तो 1 घंटा ओनली फॉर क्या पढ़ना है, टीचिंग मेथड रोज, ठीक है। और बचे हुए 8 सब्जेक्ट को आपको एक साथ स्टार्ट नहीं करना है, इन्हें आप पेयर के रूप में स्टार्ट करें। पहले आप 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करें कि जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया तो 3 घंटे आप उन्हीं को पढ़ रहे हैं, 1.5 घंटा, या फिर किसी टॉपिक को आप बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं तो उसमें कभी कभी 2 घंटे भी आपके खींच सकते हैं। तो आपको 3 घंटा 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे ही आपके वो सब्जेक्ट कंप्लीट होने लगे आप नेक्स्ट 2 का पेयर फिर से उठा लें और उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दें। जैसे आप किसी भी पॉलिटिकल साइंस या पब्लिकेट का भी कॉम्बो ले सकते हैं। तो इस तरीके से 2-2 करके जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो 4 महीने में आपके ये पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं बहुत अच्छे से तैयार भी हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे और इनकी प्रैक्टिस भी होने लगेगी। लेकिन एक साथ बर्डन तैयार नहीं करना है, क्लियर। तो मैंने एक 4 घंटे में आपको स्टडी कैसे करनी है, 4 से 5 महीनों में कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, वो आपके सामने बात रख दी है। अब बात आती है कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओनली मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स को ही उठाते हैं। जैसे हिस्ट्री उठा लिया, ज्योग्राफी उठा लिया, पॉलिटिकल साइंस उठा लिया, तो इन सब्जेक्ट्स में वो सोचते हैं कि मेरा सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आप अगर सिलेक्शन चाहते ही हो तो जिन पॉइंट्स पे आप फोकस नहीं कर रहे हो, जैसे कि आप सोशलॉजी को नहीं देख रहे हो, फिलोसॉफी को नहीं देख रहे हो, तो यहाँ पर आप क्या हो जाते हो, अपने टारगेट से दूर हो जाते हो। हमें हर एक सब्जेक्ट को क्या देनी है, इक्वल प्रायोरिटी देनी है कि हम सभी को क्या करें, साथ लेके चले। जैसे हम बात करें कि हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही साथ हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है इसके भी 20 क्वेश्चंस आते हैं, और जो अदर है इनमें 17-18 का रेशो बना रहता है। तो अगर इतने क्वेश्चंस इसमें से आ रहे हैं और आप एक भी पोर्शन छोड़ देते हैं कि मुझे इकोनॉमिक्स थोड़ा अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ, तो आपने 20 क्वेश्चन डायरेक्टली छोड़ दिए। अब अगर 20 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं और गलती से इनमें से कोई और आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे नेगेटिव मार्किंग हो गई है, पढ़ के बहुत अच्छा गए थे फिर भी कई क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो आप तो क्वेश्चन कितने अटेंड कर पाए, 100 से भी नीचे। और 100 से नीचे क्वेश्चन अटेंड करने का मतलब है कि आप अपनी दौड़ से बहुत पीछे हो गए हो। ये तो हो गई कि अगर हमारा सब्जेक्ट एसएसटी है तो कैसे हमें उन्हें पढ़ना है, ये सारी बातें। अब बात आती है कि अगर हम इसे कहीं से पढ़ें तो कैसे पढ़ें। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी को क्लियर कर लीजिए।
कि स्टूडेंट आपको सबसे पहले एसएसटी को अगर पढ़ना है तो आपको क्या करना होगा, इन सभी सब्जेक्ट की 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी आप कहाँ से पढ़ें? अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। मार्केट में एनसीईआरटी का पूरा एक गाइड के रूप में बनाया हुआ बंच भी मिलता है, आप उससे ले आइए, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन से भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए मैंने भी एक वीडियो डाला है कल शॉर्ट्स के रूप में, आप उसे देख लीजिए। उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से आप एनसीईआरटी का ऐप ले सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री, और वहां पर एनसीईआरटी बुक्स किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं वो भी मैंने बताया है। और पूरा वहां से नोट्स बना लाइए और अपना जो भी आपका टॉपिक है उसे क्लियर कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ना तो इन सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है ही। साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, जो भी आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री को आपको क्या करना है, 11th-12th की हिस्ट्री में जाना है और जो भी टॉपिक आपका है ओनली फॉर उन टॉपिक को पढ़ के उनके नोट्स बना के लाने हैं। क्लियर स्टूडेंट? आपको पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, पूरी हिस्ट्री के जो एनसीईआरटी है उन्हें ला करके नहीं रखना है, ओनली फॉर टॉपिक पढ़ने हैं। तो आप एप्स पे जाकर भी, जो ये ऐप दिए हुए हैं इनसे जाकर भी हिस्ट्री के नोट्स बनाकर ला सकते हैं। क्लियर हो गया? इसी तरीके से ज्योग्राफी के टॉपिक्स लीजिए और उन्हें भी 11th-12th की बुक से बना लीजिए। हो जाएगा यहाँ तक? तो सभी को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। 8 सब्जेक्ट आपके हैं, इन्हें 2-2 के जोड़े में आप रेगुलरली पढ़ना स्टार्ट करें। 4 से 5 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टीचिंग मेथड को आप रेगुलर पढ़ते रहें और जैसे जैसे टीचिंग मेथड आपके कंप्लीट होते जाएं, आप वो टाइम भी अपने सब्जेक्ट में ऐड करते जाएं, उन्हें रिविजन के लिए रोज टाइम दें। इस तरीके से आप मैनेज स्टडी करते हैं तो आप 110, 120 क्वेश्चन या इससे भी अधिक क्वेश्चन बिना नेगेटिव मार्किंग के अटेंड कर पाओगे। तो बिना डरे पढ़ें, अपने ऊपर जो सिलेबस है उसका बर्डन ना लें, क्योंकि जब तक आप उसे पढ़ोगे नहीं, थोड़ा थोड़ा रोज उसमें से छोटे छोटे टारगेट कम नहीं करोगे, आप उसमें सक्सेस नहीं ले सकते। क्रैक कर लेना है कि जब तक हम रोज अपने आप को एक एग्जाम के फॉर्म में तैयार नहीं करते हैं, हम बड़ा एग्जाम नहीं दे पाते हैं। हम कोशिश तो ये मन में तो ये लाते हैं कि हाँ मुझे 2nd ग्रेड देना है, लेकिन हम रोज का टारगेट भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे 2nd ग्रेड का क्लियर करेंगे? तो रोज का टारगेट पहले अचीव कीजिए और फिर आप अपने मेन एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर स्टडी।